दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। आपको हम पढ़ाएँगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन्स के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। शुरुआत करूँगा, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करूँगा और इस क्वेश्चन को लेकर मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़े-से टिपिकल थे जो आपको प्रॉब्लम कर रहे थे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यदि x बराबर √3 + √2 हो, तो x³ - 1 अपॉन x³ का मान क्या है? ये आपको बताना है। इस सवाल को मैंने कल भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम बेस्ड सवाल है, इस वजह से तो फिर से मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। यदि x बराबर √3 + √2 हो, तो x³ - 1 अपॉन x³ का मान आपको बताना है। देखते हैं इनमें से आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करते हैं और बताते हैं। देखिए इस तरह के सवालों को करने के लिए अब आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप इसका x का क्यूब यहीं कर दो और फिर x³ निकालने के बाद आप इसमें ऐड कर दो 1/x³ और जोड़ घटा दो तो उत्तर मिल जाएगा। या फिर क्या है, अगर उसने x बोला है कितना √3 + √2, तो आप इसका 1/x यहीं निकाल लो। तो वो क्या हो जाएगा 1/√3 + √2। और आप जानते हैं कि हम नीचे जो है परिमेकरण करते हैं तो dr का हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है? इसके अपोजिट सिंबल से करते हैं। तो ये क्या बना, ये बना √3 - रूट अपॉन इसकी गुणा इसमें a² - b², 3 माइनस का 2 बराबर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके सामने ये। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये निकालो x - 1/x, ये क्या हो जाएगा, आपने का √3 माइनस का √3 घटाएंगे आपस में तो √3 से √3 कट गया, तो यानी x - 1/x। अब आपके सामने ये सवाल इस तरह से बने। शायद आपको याद हो जब मैंने बताया अगर x - 1/x p है, तो x³ - 1/x³ क्या होगा, तो p - 3p होगा। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑल। तो पुट कर दें इसमें, तो यानी इसका क्यूब दैट इज 2√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2 ये हो जाएगा ना, क्योंकि जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमने ये लिख दिया। अब क्या करें, तो अगर ये माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, तो प्लस कर दें। ओके, तो क्या बना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2√2 प्लस 6√2, 8 दूनी 16√2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू व्हाट, 22√2। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे करना है? तो आप इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश करो। जितनी छोटी कैलकुलेशन करोगे, उतने अच्छे और जल्दी सटीक आंसर आपको मिलेंगे। आप चाहते तो उसको पहले एक्स क्यूब भी कर सकते थे, तो वो आपको प्रॉब्लमिस्टिक होता क्योंकि आपको उसका क्यूब करना पड़ता और संख्याएँ बहुत सारी आपके सामने आती। एक और सवाल, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2a - 3² + 3b + 4² + 6c + 1² = 0 है, तब a³ + b³ + c³ माइनस 3abc अपॉन a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों को करते समय बहुत बार ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको करा रहा हूं मैं आपको। क्या कर सकते हैं इसके लिए, जब भी आप ऐसे सवाल लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं इनके अंदर जिससे कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ ए की जगह अगर मैं पुट कर दूं 3/2, तो जैसे मैं 3/2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 3/2 माइनस का 3, तो जीरो बन जाएगा। तो हम इस ब्रैकेट को जीरो बनाने की कोशिश करें। ऐसे जब मैंने बी का वैल्यू पुट किया तो बी का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, माइनस का 4/3, 4/3 पुट कर दूंगा, 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा। सी बराबर क्या पुट करूं, आपने कहा सी का वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इट विल बी, इट विल बी ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का 1/6। तो आपको ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको क्या मिलेगा, आपने कहा 3/2 -4/3 -1। एलसीएम लिया 6, 3 तिया 9 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस 9 -9/6। यानी आपको क्या मिला है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, तो ये आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन से।
हाँ 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, आपको पता है अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का या क्यूब का, तो व्हाट इज इट ऑलवेज बी लुक लाइक दिस। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू इट विल गिव यू सी ए बी सी, सी ए बी सी के बराबर। इसको इधर लिया है तो क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ये तो निकालना था आपको, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी और 3 ये हो गया। पुट कर दो इस इक्वेशन में जो वैल्यू पूछी थी, अपॉन क्या करना था मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ए क्यूब प्लस क्या हुआ प्लस बी। अब ये क्या है, ऑलरेडी जब ये 0 है तो ये 3 ए बी सी के बराबर होगा, तो मैं 3 ए बी सी माइनस 3 ए बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, तो क्या होगा 0 अपॉन वाला तो लेट। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। वैसे जब ए बी सी 0 हो गया तो 0 ही पुट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक और सवाल, चलो बताओ। 1740 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर बी के 0.6 बराबर सी के 0.75 है। समझ रहे हो बात को, 1740 रुपए हैं जिनको एबीसी में बांटना, लेकिन रूल क्या है कि ए का 0.5 बराबर है बी के 0.6 के बराबर है सी के 0.75 के। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना है। देखते हैं सी को कितने रुपए मिलेंगे इनमें से, देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। देखो बहुत सिंपल कहानी है, उसने बोला ए का, यानी ए गुणा 0.5 किसके बराबर है, बी गुणा 0.6 किसके बराबर है, सी गुणा 0.6। अब देखो अगर मैं 0.5 की बात करता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, भाई 0.5 किसके बराबर होता है, आपने कहा सर 0.5 जो होता है वो आधे के बराबर होता है, तो 0.5 आधे के बराबर तो होता है, या आप इसका दशमलव हटा लो, तो क्या हो जाएगा a गुणा 5/10 बराबर b गुणा 6/10 बराबर c गुणा 75/100। यही तो आएगा अगर मैं आपसे इसके सामने आपको सॉल्व करूं, तो यू विल गेट दिस वन। तो मैंने क्या काम करा, मैंने ए बी सी का वैल्यू निकाला। भाई ए बी सी का अगर वैल्यू निकालो तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल देखा, अगर मैं इसको बदल दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25 3 75 25 चौक, ये क्या बना a/2 बराबर b गुणा 3/5 बराबर c गुणा 3/4। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a/2 बराबर b/5/3 बराबर c/4/3, ऐसे लिख सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्यों, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप सब जानते हैं ऐसे क्यों लिखा। इसका लिखने का रीजन ये है क्योंकि जब आप किसी भी चीज का रेशो फाइंड आउट करते हैं तो जो नीचे वेरिएबल के वैल्यूज होती हैं वही उसका रेशो बनती है। तो रेशो क्या निकला, 2:5/3 रेशो 4/3। अब 3 आपने इसका एलसीएम ले लिया तो क्या बना 6:5 यानी एबीसी का जो रेशो है वो कितना है, दैट इज 6:5:4। दैट इज द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन को आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ओके, अब एबीसी आपको पता लग गया 6 5 4 आपके सामने। अब क्या करना है, आपसे बोला गया था सी को कितने मिले। अब देखो सी का हिस्सा कितना है 4 है, टोटल कितना है 6 और 4 10 और 5 15, तो सी को कितना मिलेगा 1740 का कितना हिस्सा मिला उसको 4, कितने में से 15 में से, तो 15 एकम 15 बचे 2, 15 एकम 15 और बचा कितना 9 और 15 छिक्का 90, तो मिल गया। तो ठीक है, 15 एकम 15 बचे 2 24, 15 एकम 15 15 छिक्का, तो 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 464, राइट ऑप्शन 4। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पॉइंट मिल जाएंगे तो हम कोशिश क्या करेंगे, इनको बटे में लाने की, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या को रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो अगर किसी भी वेरिएबल के नीचे अगर कोई मान लिखा है और वो सब बराबर है तो नीचे वाली संख्या उसका रेशो मानी जाती है। इसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए बराबर 2k, बी बराबर 5/3 के, सी बराबर
4/3 की। तो अब इस k को हटा देंगे यहाँ से तो ये मिल जाएगा, तब बेसी रेशो मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सवाल। दैट इज 464 रुपये सी को मिले। और वो किसी और का पूछता तो उसका हिस्सा ऊपर पुट कर देते। बी को पूछता तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते। ए को पूछता तो 6 की मल्टीप्लाई कर देते। आंसर आपको मिल जाता। एक और सवाल। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली व अंतिम संख्या का औसत 4 है। तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर है? Their numbers, 3 numbers are such that the average of the first 2 numbers is 2 and the average of last 2 number is 3 and the average of the first and last number is 4. Then what is the average of those 3 numbers? 2 to 3.5, 3. सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। देखने में बेशक बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 3 संख्याएं हैं जिनमें 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3। पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है। तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर है? तो आपको तीनों संख्या निकालनी होंगी। तो आपने माना कि सपोज संख्या ए, बी और सी थी। उसने बोला पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2 है। तो यानी ऐसे समझेंगे ना, a प्लस बी बटा 2 बराबर 2, क्योंकि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करोगे तभी तो औसत मिलेगा। तो ए और बी का सम कितना होगा? आपने कहा सर ऐसे अगर बी और सी की बात करते हैं तो बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? आपने कहा ऐसे ही उसने बोला सी प्लस ए अपॉन 2 कितना है? ये बोला 4 है। तो सी प्लस ए कितना हो जाएगा? दैट इज 8। तो अब ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। इनको सबको ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा? 1 और 1 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 8। या आप कह सकते हैं इधर यहाँ पर कि भाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18/2 बराबर। तो क्या आया? 9। तो उसने तीनों संख्याओं का टोटल आपको मिल गया। ए बी और सी तीनों को जोड़ोगे तो 9 आएगा। लेकिन उसने क्या बोला है सवाल में? प्रश्न क्या पूछा है? उन तीनों का औसत। जब 3 संख्याओं का योग 9 है तो उनका औसत क्या होगा? योग बटा संख्या है। दैट इज 3। दैट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो बस थोड़ा समझने की जरूरत है। सवाल इतने मुश्किल नहीं है। यू जस्ट आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर एंड सॉल्यूशंस इजीली। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? यस के नो? यस और नो? से यस। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 3 14C। ओके, सो क्लियर है? आगे बढ़े एक और सवाल। यदि किस बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे का समय कम लेती है। बस की सामान्य चाल बताओ। देखते हैं सवाल क्या मिलता है। एक बस है कि चाल जो है, जो उसकी नेचुरल चाल थी जिससे वो चल रही थी, अगर मैं उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दूं तो जो 300 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में वो 2 घंटे का समय। बस की चाल तो सब समझने की कोशिश करना। ये एक बस है और ये यहाँ तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 300 किलोमीटर है। डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करती है वो। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? आपने कहा सर अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। अगर मैं पहले वाला समय निकालूं कितना लगेगा जो वो सामान्य चाल से जा रही थी, तो 300 किलोमीटर की थी और स्पीड जो थी मैंने माना x, क्योंकि मुझे स्पीड नहीं पता इसलिए मैंने कहा माना इन दोनों के बीच x किलोमीटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब वो दूसरी बार चली T2 से तो क्या हुआ? स्पीड तो सेम थी लेकिन उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया। जितनी स्पीड पहले थी उसमें 5 किलोमीटर। अब ये कितना टाइम लगी है? तो पहले टाइम और दूसरे टाइम में कितना डिफरेंस है? आपने कहा सर दोनों टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे का। अगर मैं दोनों टाइम्स को घटाऊं तो मुझे 5 किलोमीटर मिलना चाहिए। तब बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैंने वही कर दिया। तो मैंने कहा अगर मैं T1 में से T2 घटाऊं तो 2 घंटा लगे आना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना? तो T1 कितना था? आपने कहा 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स। ओके, वो कि 2 घंटे के बराबर है।
तो अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स ये क्या बना, एक्स से एक्स कटा, 300 इंटू एक्स 5 माइनस 300x, यानी इसको ओपन करें, 300x प्लस 5 माइनस 300x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 300 से 300, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हुआ 2x इंटू एक्स 5 इज इक्वल टू 15, 1500 पर 300 का मल्टीप्लाई होगी ना, 1500 दो का भाग इधर भेज दिया, तो क्या हुआ, x टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल 700, 2 से काटेंगे तो 750, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर, ये क्वेश्चन आपके सामने बने। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन होगा, और ये इजीली आप इसको मैनेज कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिंपल समझाने की तरीके से किया है, यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, आपने का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, अब सवाल आपके सामने बना, तो अब मुझे क्या करना है, 750 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको घटाऊं तो कितना आए, 5 आए, मल्टीप्लाई करो 750 आए, तो क्या हो सकता है वो, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25 माइनस 750 हो जाएगा ना, 30 और 25 75, 750, एक्स आपने कॉमन निकाला तो एक्स प्लस का 30, और आपने माइनस का यहाँ से 25 बाहर निकाला, क्या बना, एक्स प्लस का, यानी एक्स माइनस का 25 और एक्स प्लस का 30। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएंगी यहाँ पर, आपने कहा सर यहाँ निकाल लेते हैं, एक्स बराबर 25 या एक्स बराबर माइनस, और आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही हो। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 1, 25 प्रति घंटा। क्या बात समझ में आ गई, दैट इज क्वेश्चन जबरदस्त है, शुक्रिया, बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसको लगेगी। आप इसको भाई ऑप्शन भी कर सकते थे, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैं ऑप्शन से भी बता देता हूँ कैसे करते हैं आप इसको। देखो ऑप्शन से समझते हैं, अगर मैं बात करूं, मैंने पहला ऑप्शन लिया, तो जब स्पीड 25 किलोमीटर थी तो 300 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करती जाएगी, तय करती होगी, वो आपने डिवाइड कर दिया, 25 एकम 25, 25 5, 25 दूनी 50, 12 घंटे। जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाएगा तो स्पीड कितनी होगी, 30, अब 10 घंटे लग रहे हैं, दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटा ना, तो यही ऑप्शन हो जाए। बात समझ में आ गई भाई, सभी लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ो। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। तीन क्रमागत गुणजों संख्याओं का योग, जो तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तीन के तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 90, ये गुणज होंगे, यानी तीन संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं और तीन की मल्टीपल, यानी तीन की मल्टीपल, तीन क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका योग 99 है, तो गुणज क्या होंगे ये आपको बता, 24 33 42, 32 33 34, 30 33 36, या इनमें से the sum of three consecutive multiple of 3 is 99, these will be multiple। तो यहाँ पर देखते हैं जवाब मिलने की पूरी कोशिश बरकरार है। तो आपने देखा, देखो अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो ये सभी 99 आएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगर इसको ऑप्शन से करना है, वो सभी तीन के मल्टीपल होने चाहिए, तीन तीन का अंतर होना चाहिए, इसका मतलब ये है तीन के मल्टीपल भी हो और तीन तीन का अंतर भी हो, ये तो है तीन के तीन क्रमागत, तो तीन क्रमागत नहीं, तीन तीन का डिफरेंस, देखो इसमें तो तीन तीन का अंतर है ही नहीं, इसमें एक का अंतर है, ये क्रमागत है, लेकिन तीन के क्रमागत कौन से हैं, 30 33 और 36, इजीली फाइंड आउट, ये सब दोनों के लिए हैं। इज इट क्लियर? अगर इसको अब ऑप्शन करते तो मैंने माना कि तीन संख्याओं का माना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस, क्योंकि सभी तीन के मल्टीपल है तो तीन की गुणा कर दी, सबका टोटल कितना होना चाहिए 99, यानी 3x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 99 होना चाहिए, सब तीन प्लस 9 बराबर 99 माइनस x बराबर हो गया, आपने कहा x बराबर, दैट इज x का वैल्यू
तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 3 गुना 10। दूसरी क्या थी? 3x प्लस 3, 33। 3 गुना 10 प्लस, और ये हो जाएगा गुना 10। आप इसको बेसिक से ऐसे निकालें, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली विद द ऑप्शन। ओके, क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न लेते हैं फिर आपके सामने, तेजी से सभी लोग जवाब देते रहें जिससे कि सिलसिला जारी रहे। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से ही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाता तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा? सीमा रीड्स 1/5 पार्ट of the book in an hour. If she falls asleep after reading the book for 2/3, 2:1/3 hours, then what parts of the book is left to be? ये आपको देना ऑप्शंस वाले में जो लिखे हैं दैट वुड बी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप आसानी से दे देंगे। हाँ, आज उन्होंने सभी के लिए कि सब पाएंगे, सब कहीं भी पढ़ लो, सभी आपके हेल्पफुल ही है। ओके, तो भाई यहाँ पर समझ में आई बात। अब समझते हैं क्या हुआ सवाल। देखो, सीमा 1 घंटा में कितना पढ़ती है? 1/5। तो मुझे बताओ, जब वो 1 घंटा में 1/5 भाग पढ़ती है तो 2 से ही 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 घंटा में कितना पढ़ेगी? आपने बोला सर 1/5 में 7/3 की गुणाई तो करनी है, यानी 7/15 भाग पढ़ ले। यानी 1 घंटे में जब उसने 1/5वां भाग पढ़ा, 1/5 पार्ट पूरा किया, तो 2 से ही 1/3 घंटे में वो कितना पूरा करेगी? आपने कहा 7/15। अब क्या हुआ, यानी उसने किताब का पढ़ के सो गई, ये 7/15 भाग खत्म कर दिया, तो कितना शेष बचा? आपने कहा 1/7/15, 8/15। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 7/15 था, 15 में से 7 तो पढ़ लिए, बचे कितने? 15 माइनस का 7, बता। तो 8/15 पार्ट अभी रिमेनिंग है, बी नहीं होगा। 7/15 तो वो पढ़ गई, 7/15 तो पढ़ के सो गई। सवाल क्या था? कितना भाग पढ़ने को शेष बचा, ये प्रश्न था। 7/15 तो उसने रीड कर लिया। सवाल पूछा था रीड कितना किया, उसने नहीं पूछा, उसने बोला कितना पार्ट शेष बच गया। और ऐसे सवालों में जल्दबाजी में यही कर देते, 7/15 आंसर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि हम आगे नहीं पढ़ पाते इसको। पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और उसी के आधार पर अच्छे अच्छे उत्तर आप दे पाए। एक और सवाल, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा, ये आपको बताना। तो देखते हैं इस सवाल को कितने लोग कर पाते हैं। 2003 का प्रथम दिन बुधवार है, तो आपको बताना है 2005 का अंतिम दिन कौन सा। जी, सवाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब आसानी से देंगे। देखिए टाइम, ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं आपको, अगर आपने किए हुए तो चलो इसको मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। तो वर्ष 2003 का प्रथम दिन, फर्स्ट डे। तो आपको मैं बता दूं, दो तरह का वर्ष होता है, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि साधारण वर्ष अगर जिस दिन शुरू होता है, जैसे मान लिया अगर 1 तारीख को 2003 का प्रथम दिन, यानी 1 जनवरी 2003, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है ना। अगर इसको वेंसडे है तो सेम तारीख को नेक्स्ट ईयर उससे आगे वाला दिन होता है। बात समझ में आ गई? नहीं, जिस दिन शुरू होता है उस दिन खत्म होता है। अब लीप वर्ष की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीप वर्ष कहता है जिस दिन वो स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2004 को थर्सडे है, तो सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर जो होता है वो उससे एक दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा होता है। तो थर्सडे में 2 दिन जोड़ दो, क्या बना? फ्राइडे सैटरडे। और जब 1 जनवरी का पहला दिन, क्योंकि लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है, शनिवार है, तो साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। फर्स्ट डे
और लास्ट डे सेम रहता है, बदलता नहीं है। यानी जिस दिन शुरू होगा लीप, जिस दिन साधारण वर्ष उसी दिन खत्म होगा। तो जब 1 जनवरी 2005 साधारण वर्ष शनिवार को शुरू हुआ, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या रहेगा, शनिवार ही। राइट ऑप्शन है शनि। आयुष फिर से चेक करो, इज इट क्लियर? तो अगर आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो आप मेरा कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, आसानी से सर्च करेंगे, यू विल गेट द कैलेंडर क्वेश्चंस। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको? मुझे लगता है कि सभी लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ एवरीवन अवेयर अबाउट इट। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना था, बहुत ईयर टू ईयर चलना है बस। साधारण वर्ष में अगले वर्ष सेम डेट पर एक जोड़ना होता है, लीप वर्ष में सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर 2 जोड़ना पड़ता है, दैट इज सैटरडे। एक और सवाल, संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई का अंक क्या है? संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 में यूनिट प्लेस क्या हो, ये आपको बता। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और यूनिट प्लेस निकालने का तरीका मैंने बहुत बार आपको सिखाया। हाँ जी, वो गलत कर दिया ना आपने, आपने अगला वर्ष जोड़ लिया ना, सेम 31 तारीख को जोड़ना था। तो देखो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे और जहां पर भी संख्याएं आपको मिलेंगी किस तरह की, पावर वाली, तो कैसे करते हैं मैंने बताया, हम करते हैं पावर 4, घात 4 का कॉन्सेप्ट। तो मैं 3 की पावर 99 में से ऐसी पावर निकालूंगा भाई जो 4 से कट जाती हो, आपने कहा 9, तो 4 के मल्टीपल एक तरफ निकाला, जो बचा वो एक तरफ लिखा। 96 में 99 में से 96 गए तो 3 बचे ना, वही सेम। 3 की पावर 50 में से निकाला तो कितना, आपने कहा 48, और क्या बचा 3 की पावर। तो प्रॉब्लम, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर कंडीशन करें तो किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल अगर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है यूनिट प्लेस, और इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज 6। तो यहाँ ऑड नंबर था, ये 3 की पावर 4 का मल्टीपल, ये हुआ 1 और 3 3 होती है 7। इसको देखो तो क्या हो जाएगा, 48 1 गुणा 3, तो यानी 27 माइनस का कितना चाहिए, आपने कहा 27 यहाँ लिखा है, तो 27 में से 9 गए तो 18 बचेंगे ना, 8 का। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 9 में से 7 घटा देते हैं और 2 लिख देते हैं, जो गलत है, क्योंकि आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपने पूरा वैल्यू नहीं लिया है, आपने सिर्फ यूनिट प्लेस लिया। अगर आप 7 में से 9 कम करेंगे तो यू हैव टू टेक ढाई, अब ढाई लेंगे ना यहाँ से, 17 में से 9 कम करने पड़ेंगे, तो इसमें गलती नहीं करना है, दैट विल बी 8। राइट ऑप्शन विल बी 8। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना मेरा साथी? जिसको ना समझ में आओ तो प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़। क्लियर है भैया, सबको समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल। इट क्लियर नाउ? ओके। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनके इनवर्स का। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 and 18 respectively, then the sum of the reciprocals of these numbers will be what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। sum and product of two numbers are 11 and 18 respectively, then the sum of the reciprocal of these numbers will be। तो देखो, समझने की कोशिश करना, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आंसर तो सबको पता ही होगा इसका, है ना। क्या करते हैं, दो संख्याओं का योगफल, मैंने माना दो संख्या ए और बी हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना मिलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलता है, आपने कहा 8। उसने बोला इन दोनों संख्याओं ए और बी के व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम 1/, बी का इनवर्स 1/, इनका योग पूछा, तो यानी 1/a प्लस 1/b दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, ए बी तो एलसीएम आएगा, ये बचा बी, ये बचा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी तो आपको पता है, ए भी आपको पता है। राइट ऑप्शन क्या हुआ, 11/8। गुड इवनिंग सिद्धि। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, 11/18। ये कैसे हुआ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो व्युत्क्रमों का योग पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली योग बटे गुणनफल कर दीजिएगा, तो ये आपने 11/18 आपको सीधा। पर्टिकुलर कैसे करेंगे ये मैंने आपके सामने रख दिया है, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लुक, एक और प्रश्न आपके, आगेदार प्रश्न, एक और जवाब। उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप, विभाजनी का उपयोग किया जाता है, दैट इज पार्टीशन,
उसको स्केल भी बोलते हैं। स्केल इज यूज्ड कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने। हालांकि जो मापनी है, विभाजनी है, जो डिवाइडर है, वो हर जगह यूज होता है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि ये कहाँ यूज होता है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके ओके, जवाब आने लगे हैं तेजी के साथ। चलो देख लेते हैं भाई क्या मिलते हैं आपके जवाब। आपने कहा डी, बिल्कुल सही बात है। देखो, विभाजनी का उपयोग, जो स्केल होता है उसका उपयोग क्या करते हैं, कोण बनाने में उसका उपयोग नहीं मान सकते, क्योंकि कोण को हम विदाउट स्केल भी बना सकते हैं। एंगल की माप हम निकाल सकते हैं तो विदाउट स्केल भी बना सकते हैं। तो मेन काम जो होता है स्केल का, वो क्या होता है, रेखाखंड की लंबाई। आप कोई भी कोण भी बनाओगे तो उसमें भी तो रेखाखंड खींचोगे। ये जो स्केल बनेंगे ये भी तो मापनी होगी। राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज डी। रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में हम इसका उपयोग करते हैं, इसका नाम है विभाजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्केल। एक और, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गणित सार संग्रह? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग इसके जो राइटर हैं वो कौन है। जवाब क्या मिलता है? उम्मीद करता हूँ कि जवाब मुझे अच्छे से देने की कोशिश है और काफ़ी अच्छे से मुझे जवाब मिलने के चांस भी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, तो आप बताएंगे और हम तो सिर्फ देखते हैं कि आपके जवाब क्या आएंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर। उम्मीद करता हूँ जवाब अच्छे से देंगे आप। सवाल आपके सामने, विभाजन का प्रयोग, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ओके, वेरी गुड। आज कुछ आसान सवाल रखें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से। तो सवाल मिल रहा है बी। देखिए, गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं, ए आर्यभट्ट। तो आपने कहा आर्यभट्ट, देखिए क्योंकि हम आर्यभट्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए हम आर्यभट्ट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। सही आंसर है महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं वो महावीराचार्य हैं। उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि गणित में जहां देखता हूं, आकाश पाताल विज्ञान, हर जगह गणित ही है। गणित के बिना अधिक सभ्यता कुछ नहीं है। यानी इस जगह माप तोल में जहां भी मैं देखता हूं संसार जगत में, हर जगह गणित विद्यमान है। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया अपनी बुक में। आर्यभट्ट साहब ने पाई को खोजा था, और आर्यभट्ट साहब ने जब पाई को खोजा था तो आर्यभट्ट साहब की किताब का नाम था दशगीति। भास्कराचार्य की लीलावती, बीजगणित में काम किया। महावीराचार्य ने बीजगणित में काम किया। ब्रह्मगुप्त जी ने बीजगणित में काम किया। और ब्रह्मगुप्त जी की किताब का नाम था, लिखा था भास्कराचार्य, महावीराचार्य हो गया, कुहक। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है ना। आर्यभट्ट साहब ने पाई का जन्म किया, पाई को पढ़ाया, और दस गीता उनकी किताब का नाम है। भास्कराचार्य जी ने बीजगणित की किताब लिखी जिसका नाम था लीलावती। महावीराचार्य ने किताब लिखी गणित सार संग्रह, जिन्होंने उसमें आपके मैथमेटिक्स सार संग्रह यानी बीज गणित और गणित के बारे में चर्चा की। और ब्रह्मगुप्त जी जो थे उन्होंने कुहक नाम का ग्रंथ लिखा जिसके अंदर फेमस फॉर्मूला था चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, साइक्लिक क्वाड्रेटर का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। यह किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? रस्क, नन, मेकन तथा रॉबर्ट या वंशी? ये किसने कहा है कि शिक्षक गणित उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक रुचिकर बना दे? ये मैं चाहूंगा आपसे। तो बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया। तो कथन किसका है, दैट इज मेकन एंड रॉबर्ट का। ये स्टेटमेंट है मेकन तथा रॉबर्ट का। ये इन्होंने कहा था कि जो शिक्षक हैं, शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम की हेल्प से जो शिक्षण उसको बहुत स्थायी, परमानेंट और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ये मेकन एंड रॉबर्ट, बहुत बढ़िया। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? इनमें से गणित की स्वयं सिद्धि यानी विच मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेल्फ प्रूवन मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? सेल्फ प्रूवन मेथड। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, अनुवांशिकी विधि, औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि।
तो मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे इसमें से मिले और मैं देखूँगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी। जवाब तो आपका मिलना चाहिए। अब देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है और मुझे उम्मीद है अच्छे से जवाब मिलेगा। जी। यूक्लिड मेथड सब जानते होंगे। यूक्लिड मेथड सबको पता होगा। यूक्लिड मेथड आपने पढ़ा भी होगा। जीसीडी निकालने के लिए यूक्लिड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं और विदाउट यूक्लिड मेथड भी हम प्रूफ कर सकते हैं किसी चीज को। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा ना भाज्य बराबर जो डिवीजर होता है वो क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। 10th में है और यूक्लिड मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं किसी भी चीज को। आप इस चीज को विदाउट यूक्लिड मेथड भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अनुवांशिक विधि जो होती है, अनुवांशिक विधि मैथमेटिक्स का मेथड ही नहीं है। अनुवांशिक को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेथड। ये कहाँ आता है? ये आता है साइंस में। और जेनेटिक मेथड जो अप्लाई होता है वो क्रोमोसोम पर अप्लाई होता है, जहां पर आप बच्चों में वही गुण पाते हैं जो उनके माता पिताओं में होते हैं। आपने सुना होगा। और इसके जनक, अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेग जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर बोने और लंबे पौधों पर प्रयोग करके देखा था, है ना? तो दैट इज नोन एज अनुवांशिकी विधि। तो सी इसका पार्ट नहीं। और फॉर्मल एक्सोम मेथड, एक्सोम ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। पाई है। पाई क्या है? पाई इज, ये सबको पता होगा, एक विषम भिन्न है, एक सम भिन्न है, एक अभाज्य भिन्न है, एक परिमेय संख्या है। क्या है पाई? तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, एक सम भिन्न है, इवन फ्रैक्शन है, एक अभाज्य भिन्न यानी एक प्राइम फ्रैक्शन है, या फिर एक अपरिमेय संख्या। और ये तो सबको पता होगा कि पाई क्या है। पाई एक ऐसी वैल्यू है जो अपरिमेय है, क्योंकि पाई का वैल्यू अभी तक कोई भी काउंट नहीं कर पाई। आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू, देखो जो चीजें कंटिन्यूअस चलती हैं और उनकी वैल्यू आप निकाल लेते किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो फॉर्मेट कोई सा भी हो, यानी दशमलव कहीं ना कहीं शांत हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी भिन्न? परिमेय भिन्न। लेकिन अगर आपका वैल्यू नहीं निकल पाता है तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता और आप उनको भिन्न में परिवर्तन नहीं कर सकते, पी ओपन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पाई की वैल्यूज का आपको दिखा देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए फिर पाई का वैल्यू क्या होता है। तो ये कुछ पाई का वैल्यू है ऐसे। हाँ, ये देखो यहाँ से चलता है। तो अगर कोई भी पैटर्न रिपीट हो जाए ना तो भी मैं मान लेता हूँ कि पाई की वैल्यू ये है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं है। देखो 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9, और ये छोटी वैल्यू है। सुपर कंप्यूटर ने इसको 10 ट्रिलियन टाइम तक एग्जीक्यूट किया, फिर भी कोई पैटर्न उसको नहीं बना, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो ऐसी संख्या जिनका पैटर्न फॉलो ना हो और वो क्या हो, रिक्यूरिंग डेसिमल को फॉलो करती हो, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा। इज इट क्लियर? इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या के रूप में मानी जाती है और जानी जाती है। समझ में आ गया हो? अगर कोई भी भिन्न है, अगर उसको अब कोई भी दशमलव भिन्न है, अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो हमेशा परिमेय भिन्न कहलाती है, यानी वो रेशनल नंबर कहलाती है। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 0 1 2 3। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मुझे उम्मीद है आपका जवाब बहुत अच्छे से आएगा और आप अच्छे से आंसर देने की पूरी। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और ये प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो संख्याएं हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके अलावा उनको कोई फैक्टर नहीं होता, तो उनको बोलते हैं हम क्या? अभाज्य संख्या। तो दो एक ऐसी संख्या है जो ओनली इवन है। तो अगर वो ये भी पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो सिर्फ एक ही संख्या जिसका नाम है 2। 2 इज ओनली द प्राइम नंबर, अदरवाइज ऑल द नंबर्स आर ऑड। राइट ऑप्शन था 2। एक और सब, 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य बताओ। ये माध्य माध्यिका वाले सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे। 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या हो?
देखते हैं, मैं विषम तक की बात कर रहा हूँ, 1 से 10 तक के आने वाली जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सी 5.5 उनका माध्य आपको बता, देखते हैं। मैंने कहा सर देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा सवाल नहीं, इसको तो हम आराम से कर, ऐसा मुझे लगता है कि आप आसानी से सवाल को करने की चेष्टा और कोशिश जरूर करेंगे। तो अब क्या मिलता है, और जवाब कुछ इस तरह से मिल रहा है आप लोग, दैट इज सी। लेकिन सी इसका सही जवाब नहीं, सही जवाब है, देखो समझो, 1 से 10 तक की सभी, तो कौन कौन सी, 1 से 10 तक में कौन कौन सी संख्या आती है, 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 विषम संख्याएं तो आती हैं। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब इस तरह की संख्याएं मिलती हैं 1, 3, 5, 7, नंबर ऑफ डिजिट आर ऑड। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और वो कॉन्जुगेटिव है, दो दो का अंतर है, तो मिड वाली संख्या उनका औसत बनती है, वही एवरेज होती है। या फिर एवरेज कैसे निकालो, सबको जोड़ दो, देखो 9, 7, 16 और 5, 21, 3, 24 और 1, 25 संख्या कितनी थी, 5, इज व्हाट विल गिव यू, दैट इज द राइट आंसर। तो दशमलव देखकर बहकना नहीं है, हम दशमलव देख के जल्दी से बहक जाते हैं, तो दशमलव को देख के बहकना नहीं है कि दशमलव लिखा है तो हम उसका आंसर कर देंगे ऐसे। तो आपको सवाल को समझ के करना है, आप ऑप्शन देखकर ना बहके कि इसका ऑप्शन तो ये होना चाहिए, इसका ऑप्शन तो ये होना चाहिए, इट विल नॉट वर्क। क्लियर था? एक और सवाल, शाम को प्राप्त होने वाला धन क्या होगा यदि फिर 4096 रुपए पर 18 माह के लिए 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, यानी उसको कितना रुपए मिलेगा यदि वह 4096 रुपए पर 18 महीने के लिए 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है हाफ ईयर। मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले और तेजी से करने की आप इसको उम्मीद करूंगा, सवाल मुश्किल नहीं है। ओके, ए, चलो समझ लेते हैं, देखो वह धन कितना लगा था, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितना, आपने कहा प्रिंसिपल अमाउंट है 4006, टाइम कितना है, उसने बोला 18 माह, क्योंकि मैं ब्याज तो साल में निकालता हूँ तो डिवाइड कर दूं, तो 3/2 ईयर, दर कितनी है, आर कितना है, 12.5, 12 से ही 1/2 बराबर कितना, 25/, इज इट क्लियर, ये तीनों चीज क्लियर हो गई। उसने बोला है जो ब्याज है, अगर वो अर्धवार्षिक है, दर वार्षिक है, तो दर को क्या करते हैं, दर का करते हैं आधा, क्योंकि उसने बोला अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली लेगा, तो दर का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि दर तो साल की चार्ज है। तो 25/2 में 2 का भाग गुणा, तो 25/4% तो दर हो गई, और समय कितना हो गया, समय में उतने की गुणा कर देते हैं, 3/2 गुणा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हर 6 महीने में ब्याज लेगा तो 1.5 साल में 3 बार ब्याज ले लेगा ना, हर 6 महीने में अगर वो ब्याज लेगा तो 1.5 साल में 18 महीने में 3 बार ब्याज जोड़ देगा ना वो, हमने इसलिए 3 निकाला। अब आपको पता है कि ए कितना होता है, आपने कहा 1+r/, पावर एन, ई कितना है 4000 इंटू 1+r कितना है 25/4 इंटू 100 टू दी पावर एन, मीन्स कितना, 25 4 चौक 16, एकम 16, 1, तो 4096 मल्टीप्लाई बाई 17/16, 17/16 और 17 पर क्यों कर दिया, क्योंकि 3 पावर है। 16 का क्यूब कितना होता है 4096, 17 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा 4913, ये तो होता है। अगर मैं 4000 का 17 का क्यूब करता हूँ तो 4913 ही तो क्यूब होता है उसका। राइट ऑप्शन क्या था, द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, बस थोड़ा समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सवाल को बस थोड़ा सा फील करना है, सीधे सीधे सवाल मैंने दिए कुछ आप लोगों को समझने के लिए, जो आपको बहुत अच्छे पसंद भी आए, उनको सीधा सीधा हमने किया, सीधा सीधा समझा, लेकिन अब थोड़े सवालों को टेढ़ा टेढ़ा भी समझा जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखने की हम कोशिश, मे बी पॉसिबल कि आप आसानी से चीजों को, लेट्स स्टार्ट, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस।
ओके, 28 का सी। समझ में बहुत ही सिंपल था। जब भी आप हाफ ईयरली निकालेंगे, छमाही निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो दर में क्या करेंगे, 2 का भाग, और समय में क्या करेंगे, 2 की गुणा। एक और सवाल, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत, if the percentage of profit calculated on the selling price of an article is 20%, then the percentage of profit calculated on the cost price will be what? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देखें। तो भाई आपका सवाल क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, उम्मीद करता हूँ जल्दी से देखें। बी, क्या बात है, बहुत जल्दी से बी दिया है आपने। देखो, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर किसी का कैलकुलेशन करते हैं लाभ का, तो 20%। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो लाभ क्या होता है, आप कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% हो, ऐसे तो निकालते हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे तो करते हैं सवाल को। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, उधर भेज दें, क्या हो जाएगा, आपने का एस पी माइनस सी इज इक्वल टू 20 इंटू सी अपॉन 20 पंजे 100, 5 इधर आ, तो 5 एस पी माइनस 5 सी पी इज इक्वल टू सी पी। सी पी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 5 सी पी एस पी बराबर 6 सी पी, ऐसे तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो यही तो हो जाएगा। आपने कहा ओके हो जाएगा, तो 5 सी पी माइनस 5 मूल्य बराबर एस पी, ये मैंने गलत कर दी, एस पी आना चाहिए था, उस पर सही है। ओके, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरह से कराऊंगा तो इट विल कंफ्यूज यू, इट ऑलवेज बिग। अब हम क्या करें, तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया उसने भैया, तो क्या करें, हम सीधा एक काम कर सकते हैं। हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का, तो कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा, आपने का 20 का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/5। क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस पे करोगे, सेलिंग प्राइस पे करोगे तो ज्यादा आएगा, कॉस्ट प्राइस पे करोगे तो कॉस्ट प्राइस तो कम होता है, तो कम हो जाएगा, है ना। देखो भाई, आपने देखो इसको उधर भेजा तो 20 सीपी तो ये हो गया, इधर ये हो गया। जब मैंने इसको डिवाइड किया 100 को, तो कितना हुआ, 5 आ गया ना ये यहाँ पर। अब इसको सीधा भी कर सकते थे, मैं इसको यहाँ से भी काट देता तो भी ये 5 आ जाता। क्या होता, 5 एस पी माइनस 5 सी पी बराबर सी पी। अब जब सी पी इधर लाओगे तो ये 5 सी पी ऑलरेडी माइनस का है ना, तो माइनस का या इसको भेज दो तो 6 सी पी हो जाएगा ना, है ना। तो हम सीधा क्या करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस पर आपने कैलकुलेट किया तो 20% था, यानी उसका फ्रैक्शन 1/5। लेकिन आप कॉस्ट प्राइस पे करोगे तो कम आएगा, और कम के लिए क्या करते हैं हम, 1/5 में से ऊपर वाली कम कर देते थे, 1/4, जो आपको देगा 25। तो मैं तो यही तरीका अपनाता हूँ, इसमें तो खून खराब ही हो जाते हैं जो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हो तो मुझे बता दे भैया, ठीक है ना। और एक बात सुनना, इसमें इसमें भी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आप पहले किस पर निकाल लेते, विक्रय मूल्य पर निकाल लेते, तो यहाँ पर एसपी कर लो। आप किस पर निकाल लेते, विक्रय मूल्य पर, इट इज सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे कर रहा हूँ, अगर सेलिंग प्राइस पे करूँ तो दैट इज एसपी। अब इसको उधर लाओगे तो एसपी कितना हो जाएगा, दैट इज दिस वन, 4। तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, 5 एस पी माइनस 5 सी पी इज इक्वल टू एस पी। इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एस पी इज इक्वल टू 5 सी पी। तो क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू वॉट, आपने कहा 4/5। एक का प्रॉफिट आया, कितने पर, 4 पर गुणा। आप ऐसे भी सकते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आया क्वेश्चन तो यू मे आस्क। क्लियर है, तो भाई अगर ये क्लियर है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने का। आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बताएं कि क्लास में लगातार होती है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। डोंट फॉरगेट।